प्रिय छात्रों, मैं संदीप कुमार सिंह लर्न टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में चैप्टर 2 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों को क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में चैप्टर 3 पढ़ना है, जो कि आपका चैप्टर आबी दिया गया है। ये आबी वाला चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए देखते हैं आबीहू किसे कहते हैं। आबीहू को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री ए है। मान लीजिए कोई फैक्ट्री ए है जिसमें कुछ महिलाएं काम कर रही हैं। मान लीजिए यहाँ पे 20 महिलाएं काम कर रही हैं और कुछ पुरुष इसमें काम कर रहे हैं। मान लीजिए कितने पुरुष काम कर रहे हैं, यहाँ मान लीजिए 30 पुरुष काम कर रहे हैं। कोई फैक्ट्री ए है जिसमें 20 महिलाएं काम कर रही हैं और 30 पुरुष काम कर रहे हैं। और एक फैक्ट्री बी है, मान लीजिए एक दूसरी कोई फैक्ट्री बी दी गई है। एक फैक्ट्री कोई बी है, इसमें ये फैक्ट्री बी है और फैक्ट्री बी में ये मान लीजिए कि 10 महिलाएं काम कर रही हैं और मान लीजिए इसमें 15 पुरुष काम कर रहे हैं। एक फैक्ट्री है जिसका नाम ए है, इसमें 20 महिलाएं काम कर रही हैं और 30 पुरुष काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक फैक्ट्री बी है जिसमें 10 महिलाएं काम कर रही हैं और 15 पुरुष काम कर रहे हैं। तो इसको डिनोट करने का एक सरल मेथड, एक सरल तरीका देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे लिख दिया जाए ए और यहाँ पे लिख दें क्या, बी। इधर यहाँ पर लिख दिया जाए महिला और यहाँ पे लिख दिया जाए क्या, पुरुष। यहाँ पे हमने लिख दिया पुरुष। ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए फैक्ट्री ए में कितनी महिलाएं काम कर रही हैं, पता चला 20। कितनी महिलाएं काम कर रही हैं फैक्ट्री ए में, 20। कितने पुरुष काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो पुरुषों की संख्या कितनी है, 30। फैक्ट्री ए में महिलाओं की संख्या कितनी, 20। पुरुषों की संख्या कितनी है, 30। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए फैक्ट्री बी में महिलाओं की संख्या कितनी है, 10। यहाँ पे लिख दिया हमने 10। और पुरुषों की संख्या कितनी है, 15। तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया क्या, 15। अब यहाँ से देखिए फैक्ट्री ए में महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या बिल्कुल क्लियर हो रही है और फैक्ट्री बी में महिलाओं और पुरुषों की संख्या बिल्कुल क्लियर हो रही है। अब यहाँ पे देखिए एक विशेष प्रकार का ये नोटेशन बन गया। ये फैक्ट्री ए को दर्शा रहा है, ये फैक्ट्री बी को दर्शा रहा है, ये महिलाओं की संख्या को दर्शा रहा है, ये पुरुषों की संख्या को दर्शा रहा है। तो देखिए, अब देखिए अगर इसको देखें तो ये एक विशेष प्रकार का क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट हो जाएगा। अब इस अरेंजमेंट को देखिए, इस अरेंजमेंट को हम एक बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या कर दें, एक बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या कर दें, बंद कर दें। तो ये जो नोटेशन बनेगा, ये नोटेशन क्या हो जाएगा, ये नोटेशन, इसी नोटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आबीहू बोलते हैं। ये जो बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है इसको रेक्टेंगुलर अरे बोलते हैं। और इसी रेक्टेंगुलर अरे में हम जो संख्याओं को या किन्हीं फलनों को अरेंज कर दें तो ये क्या बन जाएगा, हमारा आबीहू बन जाएगा। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो आबीहू है, आबीहू संख्याओं या फलनों का एक क्या है, अरेंजमेंट है। और वो अरेंजमेंट कैसा होगा, उसको एक अरे में क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, तो वो क्या कहलाएगा, आपका आबीहू कहलाएगा। यहाँ पे आबीहू की परिभाषा क्या हो जाएगी, देखिए आबीहू क्या है, आबीहू संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्या है, क्रम विन्यास है, ये कह सकते हैं। यहाँ पे सीधा सीधा मतलब यहाँ पे है अरेंजमेंट, संख्याओं को या फलनों का अरेंजमेंट। फलन क्यों, अगर हम जहां पे ये संख्याएं लिखी गई हैं, देखिए अगर यहाँ पे हम एक्स वाई भी लिख दें, तब भी ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दिया जाए जट्टी लिख दिया जाए, तब भी ये अरेंजमेंट हमारा क्या हो जाएगा, आबीहू बनेगा। इसलिए यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि संख्याओं या फलनों का अरेंजमेंट या आयताकार क्रम विन्यास क्या कहलाता है, आबीहू कहलाता है। तो यहां से हम लोग ये देख रहे हैं, तो यहां से कह सकते हैं कि संख्याओं या फलनों का, संख्याओं या फलनों का
आयताकार संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास, आयताकार क्रम विन्यास क्या कहलाएगा? आव्यूह कहलाता है। आयताकार क्रम विन्यास का मतलब ये हुआ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, क्या कहलाएगा आपका? आव्यूह कहलाएगा। आव्यूह देखिए, आव्यूह निकल के कहां से आया है, इसका यूज क्या है, कहां पे इसका हम यूज करते हैं? तो आव्यूह का ज्यादातर यूज होता है रैखिक समीकरणों को सॉल्व करने में। रैखिक समीकरण को कैसे सॉल्व करने में इसका यूज होगा? देखिए यहाँ पे मान लीजिए लिखा हुआ है क्या, 3x + 2y इक्वल टू हमने लिख दिया क्या 8, और यहाँ पे लिखा हुआ है 4x - 3y इक्वल टू मान लीजिए लिखा हुआ है क्या 7 करके कुछ। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं, अगर हम इसको आव्यूह के रूप में लिखना चाहें तो ये जो कॉफिशिएंट इसके लिखी हुई है, इसके गुणांक लिखी हुई है, इनका एक आव्यूह बन जाएगा। क्या बनेगा ये? 3 यहाँ पे आ जाएगा 3 4 और ये हो जाएगा क्या 2 3। तो इस प्रकार इसके गुणांकों को हम क्या करते हैं, एक नोटेशन दे देते हैं, और ये नोटेशन जो बनता है ये क्या बन जाता है आपका? आव्यूह बन जाता है। तो ये जो इक्वेशन होगा ये आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में, रैखिक समीकरण को सॉल्व करने में हम आव्यूह की सहायता लेते हैं। तो ये तो हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो आव्यूह है, आव्यूह संख्याओं या फलनों का क्या है? अरेंजमेंट है एक अरे में, एक रेक्टेंगुलर अरे में अगर हम इसको अरेंज कर दें तो क्या हो जाएगा? वो हमारा आव्यूह हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, चलिए मान लीजिए ये हमने लिख दिया एक अरेंजमेंट, यहाँ पे लिख दिया क्या 3 2 और यहाँ पे लिख दिया 5 6। तो जो आव्यूह होगा, देखिए ये जो आव्यूह हमको मिलेगा यहाँ पे इस अरेंजमेंट के द्वारा, इस आव्यूह को हम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसको पढ़ेंगे क्या, ये आव्यूह ए पढ़ा जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसमें 6 2 3 5 करके जो कुछ लिखा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? आव्यूह की प्रविष्टियां बोलते हैं। आव्यूह की प्रविष्टियां बोलते हैं, आव्यूह की प्रविष्टियां, या इसको बोलेंगे एलिमेंट, अवयव जिसको बोलते हैं। ये आव्यूह के अवयव हो जाएंगे, एलिमेंट हो जाएंगे। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पे एक तो ऊर्ध्वाधर यहाँ पे आपको लाइन दिख रही है। अगर यहाँ पे एक लाइन ड्रा करें तो एक आपको ऊर्ध्वाधर लाइन दिख रही होगी और एक क्षैतिज लाइन दिख रही होगी। यहाँ पे देखिए एक वर्टिकल लाइन हो जाएगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो आपकी क्षैतिज रेखा होती है, इस क्षैतिज रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? पंक्ति बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? पंक्ति बोलेंगे। और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा होगी इस प्रकार से, इसको क्या बोलेंगे? कालम या स्तंभ बोलेंगे। यहाँ पे इसको रो बोलेंगे और ये क्या जाएगा? स्तंभ क्या जाएगा? कालम बोलते हैं इसको। ये आपका कालम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इस आव्यूह की बात करें तो इस आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं? देखिए एक पंक्ति, दो पंक्ति, इसको क्या बोलेंगे? R1 और इस पंक्ति को क्या बोलेंगे? R2। इसी प्रकार ये जो कालम लिखा हुआ है या स्तंभ जो लिखा हुआ है, इस स्तंभ को क्या बोलेंगे? C1 बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? C2 बोलेंगे। ऐसे अगर और लिखा हुआ है तो उसको C3 बोलेंगे, C4, ऐसे R1 R2 R3, जितनी उसमें पंक्तियां होंगी उस हिसाब से इसका नाम हो जाएगा। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, जो ये क्षैतिज रेखा होगी ये आपकी पंक्ति होगी और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा होगी, वर्टिकल लाइन जो होगी, ये क्या हो जाएगी? आपकी स्तंभ हो जाएगी। इसके बाद देखिए क्या पढ़ना है हमको? आव्यूह की कोटि पढ़ना है। आव्यूह की कोटि क्या होती है? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है? उसके पहले एक बात समझ लीजिएगा, यहाँ पे कहीं कहीं आपको मैट्रिक्स लिखा दिखाई देगा और कहीं कहीं मैट्रिसेज लिखा दिखाई देगा। कहीं कहीं मैट्रिक्स लिखा होगा और कहीं कहीं यहाँ पे मैट्रिसेज लिखा होगा। तो जो मैट्रिक्स है देखिए ये आपका एक वचन है, मैट्रिक्स को आव्यूह बोलते हैं। और ये मैट्रिक्स से ही निकल के आया है मैट्रिसेज, जो आपका क्या है? प्लूरल फॉर्म है। इसको बहुवचन बोलते हैं। मैट्रिक्स का बहुवचन क्या हो जाएगा? मैट्रिसेज हो जाएगा। और इसको बोलते हैं आव्यूहों, मतलब बहुत सारे आव्यूह हो जाएं तो उसको क्या बोल जाएंगे? यहाँ पे मैट्रिसेज बोलेंगे उसको हम लोग। इसके बाद देखते हैं हम लोगों को क्या पढ़ना था? आव्यूह की कोटि पढ़ना था। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए कोई आव्यूह दिया गया है यहाँ पे और उस आव्यूह को हमने ए से लिख दिया और ये आव्यूह दिया गया है कितना?
3 5, यहाँ पे लिख दिया गया 7 8, ये हमने लिख दिया। तो यहां से हमको समझना है कि आव्यूह की कोटि क्या होती है। देखिए अगर इस आव्यूह में m पंक्तियां हो, कितनी पंक्तियां हो, m पंक्ति हो, कोई आव्यूह अगर दिया गया है उसमें कितनी पंक्ति हो, m पंक्ति हो, तथा n स्तंभ हो, कितने स्तंभ हो, n स्तंभ हो, कोई आव्यूह दिया गया हो उसमें पंक्तियों की संख्या कितनी हो, m हो, और स्तंभों की संख्या कितनी हो, n हो, तो उस आव्यूह का जो कोटि होगी, उस आव्यूह की जो कोटि होगी वो कोटि क्या हो जाएगी, m क्रॉस n, m इंटू n कह सकते हैं। ये जो कोटि निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी, m क्रॉस n ऑर्डर की वो मैट्रिक्स हो जाएगी। अगर उसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, m, और स्तंभों की संख्या n है, तो दी गई मैट्रिक्स जो होगी वो किस ऑर्डर की हो जाएगी, m क्रॉस n की हो जाएगी। यहां से एक बात समझते हैं, देखिए यहाँ पे समझना ये है, देखिए कि ये जो आव्यूह A दिया गया है, मैट्रिक्स A दिया गया है, इस मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या देखिए आप कितनी दी गई है, 1 पंक्ति 2 पंक्ति, यहाँ पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2 दी गई है, और स्तंभों की संख्या देखिए 1 स्तंभ 2 स्तंभ दिया गया है। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2, ये जो मैट्रिक्स दी गई है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, कोटि क्या हो जाएगी इसकी, 2 क्रॉस 2। एक दूसरी मैट्रिक्स देखते हैं, B इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है B इक्वल टू 3 2 5, और ये लिखा हुआ है 6 7 8। ये मैट्रिक्स देखिए, यहाँ पे देखिए पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 पंक्ति है, यहाँ पे 2 पंक्ति, पंक्तियों की संख्या कितनी है 2, और स्तंभों की संख्या चेक करिए, यहाँ पे पंक्तियों की संख्या कितनी है 2, स्तंभों की संख्या देखिए 1 2 3, कितने स्तंभ है, 3 स्तंभ। तो ये जो मैट्रिक्स दी गई है इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 3, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 3। इसके बाद देखिए यहाँ एक आव्यूह दिया गया है, इस आव्यूह की कोटि क्या होगी। देखिए यहाँ पे पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 2 3, 3 पंक्तियां हैं। ये हमने बताया जो क्षैतिज लाइन है ये क्या हो जाएंगी, पंक्तियां हो जाएंगी। इसको इस तरह लिख भी सकते हैं, R1 R2 R3। पहली पंक्ति को क्या बोलेंगे, R1, दूसरी पंक्ति को बोलेंगे R2, तीसरी पंक्ति को R3। तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियां हैं टोटल। और स्तंभ कितने हैं, देखिए 1 2 3 4, कितने स्तंभ हो जाएंगे, 4, C1 C2 C3 C4। तो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स दी गई है इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, कोटि होगी, वो क्या हो जाएगी, इस मैट्रिक्स की कोटि हो जाएगी 3 क्रॉस 4। मतलब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहले पंक्ति लिखना है, पंक्तियों की संख्या गुणे क्या हो जाएगा, स्तंभों की संख्या। ये मैट्रिक्स जो B दी गई है इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 क्रॉस 4 में का हो जाएगा। इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 4 का। हमने आपको ये बताया कि आव्यूह में जो यहाँ पे एलिमेंट लिखे जाएंगे, जो संख्याएं होंगी, उनको क्या बोलेंगे, अवयव बोलेंगे। तो जितने भी अवयव हैं, प्रत्येक अवयव का एक निश्चित स्थान है, एक निश्चित पता है, उसका एक एड्रेस कह सकते हैं, एक निश्चित एड्रेस है, उसके हिसाब से उस अवयव को पहचाना जाएगा। तो वो क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिख ले रहे हैं, A इक्वल टू, ये लिखा हुआ है 3 4 5 6। इस बात को थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो पहला एलिमेंट लिखा हुआ है, पहला एलिमेंट जो लिखा हुआ है इस मैट्रिक्स का, वो पहली पंक्ति में है। देखिए ये पहली पंक्ति में है और पहले ही स्तंभ में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है, पहली पंक्ति में लिखा हुआ है और पहले ही स्तंभ में लिखा हुआ है। पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में लिखा हुआ है, इसलिए इस एलिमेंट का जो एड्रेस आएगा वो क्या हो जाएगा, A11। A11 का मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। A11 का मतलब ये हुआ कि ये जो एलिमेंट है, यहाँ पे जो एलिमेंट लिखा हुआ है वो पहली पंक्ति में है और पहले स्तंभ में लिखा हुआ है। पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में लिखा हुआ है। तो यहाँ से A11 क्या दिया गया है, देखिए हो जाएगा 3। ऐसे यहाँ पे जो दूसरा एलिमेंट देखिए वो पंक्ति में तो पहली है, ये जो पहला एलिमेंट लिखा जाएगा वो पंक्तियों की संख्या होगी और दूसरा एलिमेंट क्या होगा, स्तंभों की संख्या। तो यहाँ पे देखिए जो 4 लिखा हुआ है ये पहली पंक्ति में लिखा हुआ है, लेकिन स्तंभों की संख्या क्या है, दूसरे स्तंभ में लिखा हुआ है। तो ये जो 4 है इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, A12 हो जाएगा। इसको किससे लिखेंगे, A12 इक्वल टू क्या जाएगा, 4। ऐसे यहाँ पे 5 को देखिए, 5 किस स्थान पे लिखा हुआ है, इसका एड्रेस क्या है, तो ये दूसरी पंक्ति में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है, ये दूसरी पंक्ति में लिखा हुआ है, A2 पे लिखा हुआ है। और स्तंभ कौन सा है, स्तंभ इसका पहला है A21 और A21 इक्वल टू क्या जाएगा, 5 आ जाएगा। और यहां से देखते हैं जो 6 लिखा हुआ है
ये दूसरी पंक्ति में लिखा हुआ है और दूसरे स्तंभ में यानी A22 और A22 इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, A22 इक्वल टू आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ भी जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं सभी एलिमेंट का अपना अलग अलग एड्रेस है। यहाँ पे देखिए अगर A11 लिखा है तो हम ये कहेंगे कि ये जो एलिमेंट है वो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ पे लिखा हुआ होगा। A12 अगर लिखा है तो पंक्ति पहली होगी लेकिन दूसरे स्तंभ पे लिखा होगा। ये पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ पे लिखा हुआ एलिमेंट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार आव्यूह में जितने भी एलिमेंट होंगे सबका अलग अलग अपना अपना क्या होता है, एड्रेस होता है। यहाँ पे देखिए अगर हम आव्यूह के नोटेशन को चेंज करके लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं। देखिए अगर लिखना चाहें तो ये पहला एलिमेंट क्या बनेगा, A11 बनेगा। दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा, A12। ऐसे तीसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A21 और ये क्या आ जाएगा, A22। इस प्रकार भी इसका नोटेशन होगा। अब चलिए देखते हैं अगर यहाँ पे आव्यूह जो दिया गया हो, आव्यूह में m पंक्ति हो, कितनी पंक्तियां हो, m पंक्तियां हो और n स्तंभ हो। पंक्तियों की संख्या कितनी हो, m और स्तंभों की संख्या कितनी हो, n हो। तो इसके लिए जनरलाइज नोटेशन क्या होगा इसका, इसको देखते हैं। सबसे पहले कैसे लिखेंगे, देखिए a इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा, ऐसे इसको लिखेंगे। A11 मिलेगा पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट क्या आएगा, A12 आएगा, तीसरा एलिमेंट A13 आएगा। डाट डाट करके कितने स्तंभ है इसमें, n। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, A1n मिल जाएगा। ये नोटेशन है इसका, जनरल नोटेशन है। क्या मिल जाएगा, A1n मिल जाएगा। पहली पंक्ति में n स्तंभ है तो हमने लिखा A11, A12, A13, A1n मिल गया यहाँ पे। ऐसे दूसरी पंक्ति मिलेगी A21, A22, A23, डाट डाट क्या जाएगा यहाँ पे, A2n। अब यहाँ पे देखिए कितनी पंक्तियां हैं, यहाँ पे m पंक्तियां हैं। तो m पंक्तियों के लिए क्या मिलेगा, यहाँ पे AM1 मिलेगा। क्या मिलेगा, AM1 मिलेगा। ऐसे AM2 मिल जाएगा, यहाँ पे AM2। ऐसे क्या जाएगा, AM3 मिल जाएगा। और लास्ट में क्या मिल जाएगा, डाट डाट करके यहाँ पे क्या मिल जाएगा, AMN मिल जाएगा। तो ये है आपका जनरल नोटेशन किसका, आव्यूह का। अगर इस आव्यूह में m पंक्तियां और n स्तंभ दिए गए हों तो ये नोटेशन मिल जाएगा यहाँ से। और इस पार्ट को हम लिखना चाहें तो क्या लिखते हैं, देखिए इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं a इक्वल टू AIJ, जहाँ पे AIJ, जहाँ पे I क्या है, पंक्तियों की संख्या को नोट कर रहा है, डिनोट कर रहा है, और J क्या है, स्तंभों की संख्या को डिनोट कर रहा है। और यहाँ इसका आर्डर जो आएगा वो क्या हो जाएगा, m क्रॉस n का हो जाएगा। जहाँ पे I की जो वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी या 1 के बराबर होगी तथा m से छोटी या m के बराबर हो जाएगी। और J की जो वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी तथा n के बराबर या n से छोटी हो जाएगी। तो ये आपका जनरल नोटेशन है इसका आव्यूह का। इसके बाद देखते हैं आव्यूह के प्रकार। आव्यूह कितने प्रकार का होता है ये देखते हैं। सबसे पहला दिया गया है, यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, स्तंभ आव्यूह। सबसे पहले हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, स्तंभ आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। ये मिल जाएगा आपका कॉलम मैट्रिक्स। स्तंभ आव्यूह क्या होता है, देखिए एक ऐसा आव्यूह जिसमें केवल और केवल एक ही स्तंभ हो क्या कहलाता है, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक आव्यूह लिख दे रहे हैं a इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिलेगा 1 2 3। यहाँ पे पंक्तियों की संख्या देखिए कितनी दी गई है, 1 2 3, पंक्तियों की संख्या 3 दी गई है, जबकि स्तंभों की संख्या कितनी है, केवल और केवल 1। तो ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभ की संख्या केवल और केवल 1 हो क्या कहलाएगी, स्तंभ आव्यूह कहलाएगी। यहाँ पे देखिए पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3 क्रॉस, स्तंभ कितना है इसमें 1, तो ये हो जाएगा 3 क्रॉस 1 का ये स्तंभ आव्यूह हो जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं। स्तंभ आव्यूह क्या होगा, एक ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभ की संख्या केवल और केवल 1 हो क्या कहलाएगा, स्तंभ आव्यूह कहलाएगा। उसके बाद दूसरा क्या दिया गया है, पंक्ति आव्यूह देखना है हमको। क्या देखना है, पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह क्या होता है, एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या, पंक्ति की संख्या क्या हो, केवल और केवल 1 हो क्या कहलाएगा, पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे b इक्वल टू लिखा है 1 2 3, ये लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा
पंक्ति आव्यूह हो जाएगा। इसको बोलेंगे क्या? पंक्ति आव्यूह। क्योंकि यहाँ पे देखिए स्तंभों की संख्या तो 1 2 3 है। स्तंभों की संख्या कितनी दी गई है? 3 दी गई है। लेकिन पंक्तियों की संख्या कितनी है? केवल और केवल 1। और ये क्या हो जाएगा? ये 1x3 का पंक्ति आव्यूह हो जाएगा। ये 1x3 का पंक्ति आव्यूह हो जाएगा ये। इसके बाद तीसरा देखते हैं, वर्ग आव्यूह दिया गया है। वर्ग आव्यूह क्या होता है? एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। क्या कहलाएगा? वर्ग आव्यूह कहलाएगा। जैसे मान लीजिए दिया गया है, यहाँ पे एक आव्यूह लिख रहे हैं, ए इक्वल टू क्या दिया गया है? 2 4, यहाँ पे लिख दिए 5 6। इस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या देखिए कितनी पंक्ति हैं? 1 2, 2 पंक्तियां हैं। और स्तंभ कितने हैं? 1 2, 2 स्तंभ दिए गए हैं। तो ये हो जाएगा हमारा वर्ग आव्यूह 2x2 हो जाएगा। 2x2 का वर्ग आव्यूह। और इसको पढ़ते हैं कोटि 2 का। अगर कोई वर्ग आव्यूह दिया गया है तो इसको पढ़ते हैं कोटि 2 का वर्ग आव्यूह। कोटि 2 का ये वर्ग आव्यूह हो जाएगा। इस प्रकार पढ़ते हैं अगर कोई वर्ग आव्यूह दिया गया है। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के क्या हो जाए? बराबर हो जाए, वो आव्यूह क्या कहलाएगा? हमारा वर्ग आव्यूह कहलाएगा। और उसको पढ़ेंगे कैसे? जैसे मान लीजिए अगर यहाँ 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं तो उसको पढ़ेंगे कोटि 2 का वर्ग आव्यूह। क्या पढ़ेंगे? कोटि 2 का वर्ग आव्यूह दिया गया है। एक बार फिर से समझ लेते हैं वर्ग आव्यूह क्या होता है। एक ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या जो m होती है वो किसके बराबर हो जाए? n के बराबर हो जाए। तो इसको क्या बोलेंगे? हमारा जो आव्यूह होगा वो वर्ग आव्यूह होगा। और इसको बोलेंगे n कोटि का। इसको बोलेंगे अगर m और n दोनों बराबर हो जाए तो इसको बोलेंगे n कोटि का वर्ग आव्यूह। n कोटि का वर्ग आव्यूह ये हो जाएगा। अगर किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो जाए, यानी m बराबर n हो जाए, तो उसको बोलेंगे कि ये n कोटि का क्या है? वर्ग आव्यूह दिया गया है। उसके बाद विकर्ण आव्यूह देखते हैं क्या होता है। विकर्ण आव्यूह एक ऐसा वर्ग आव्यूह, देखिए यहाँ पे परिभाषा चेंज करते हैं। एक ऐसा वर्ग आव्यूह, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसा वर्ग आव्यूह, एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें जो विकर्ण बने, विकर्ण के अवयव को छोड़कर से सभी अवयव क्या हो जाए? शून्य हो जाए। जैसे यहाँ पे लिख दे रहे हैं a इक्वल टू, मान लीजिए दिया गया है यहाँ पे a इक्वल टू 3 लिख दिया यहाँ पे, और 0 0 4, सॉरी यहाँ पे 0 लिखते हैं, 1 0 0 0 और 5 लिख दिए। यहाँ पे देखिए विकर्ण को छोड़कर, विकर्ण यही होता है, ये आएगा आपका विकर्ण। विकर्ण को छोड़कर से सभी अवयव क्या हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे विकर्ण को छोड़कर से सभी अवयव शून्य हो जाएंगे। देखिए विकर्ण आप कह सकते हो कि ये भी विकर्ण बनेगा, लेकिन ये नहीं, केवल यहाँ पे लेना है। और विकर्ण वही एलिमेंट होंगे जहाँ पे पंक्ति और स्तंभ दोनों क्या हो जाएं? बराबर हो जाएं। यानी A11 वाला एलिमेंट जो होगा वो विकर्ण होगा, A22 वाला एलिमेंट विकर्ण होगा, A33 वाला एलिमेंट, ये तीनों एलिमेंट जहाँ पे आएंगे वो लाइन आपकी जो बनेगी ये क्या हो जाएगी? विकर्ण एलिमेंट होगी। ये इसको देखेंगे, ये आपका विकर्ण वाले एलिमेंट होंगे। और इन अवयवों को छोड़कर बाकी शेष अगर कोई अवयव दिया गया है वो शून्य होना चाहिए। अगर वो शून्य है तो दिया गया आव्यूह, वर्ग आव्यूह क्या कहलाएगा? विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। बात यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा। विकर्ण इस वाले एलिमेंट को नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? A13 लिखा हुआ है, A13 लिखा हुआ है। आप चाहे तो इसको कह सकते हैं कि ये भी तो विकर्ण पे ही है, लेकिन ये एलिमेंट विकर्ण एलिमेंट नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि विकर्ण एलिमेंट में वही एलिमेंट में आएंगे जहां पे पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या की क्या होनी चाहिए? बराबर। हमने बताया है ये आपका A11 होगा, A22 होगा, A33 होगा। तो ये जो एलिमेंट आएंगे ये तीनों ये विकर्ण एलिमेंट बनाएंगे, विकर्ण आव्यूह बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए इस विकर्ण एलिमेंट को छोड़कर से सभी अवयव जो इस आव्यूह में दिया गया है वो क्या है? 0 दिया गया है। इसलिए ये जो आव्यूह, वर्ग आव्यूह हमारा दिया गया है ये क्या हो जाएगा? विकर्ण आव्यूह हो जाएगा। इसके बाद पढ़ना है अदिश आव्यूह या स्केलर मैट्रिक्स। अदिश आव्यूह, ये 5वीं मैट्रिक्स है। अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह क्या होता है देखते हैं। एक ऐसा विकर्ण आव्यूह,
एक ऐसा विकर्ण अवयव, देखिए परिभाषा चेंज है यहाँ पे, एक ऐसा विकर्ण अवयव, यहाँ क्या बोलेंगे, एक ऐसा विकर्ण अवयव जिसमें जो विकर्ण वाले अवयव हो वो क्या हो जाए, समान हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, अदिश अवयव कहलाएगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए b इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 3 0 0 0 3 0 और 0 0 3, तो ये एक वर्ग अवयव है और ये विकर्ण अवयव है, और ये विकर्ण अवयव जो होगा अदिश अवयव कहलाएगा, क्योंकि विकर्ण वाले एलिमेंट क्या है, यहाँ पे देखिए समान है। अगर विकर्ण वाले एलिमेंट क्या हो जाए, समान हो जाए, तो वो जो विकर्ण अवयव दिया होगा वो क्या कहलाएगा, अदिश अवयव कहलाएगा। एक ऐसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण अवयव को छोड़कर, विकर्ण अवयव सभी समान हो और उनको छोड़कर बाकी शेष अवयव जो हो क्या हो, 0 हो, तो क्या कहलाएगा, वो अवयव अदिश अवयव कहलाएगा। या ये कह सकते हैं कि ऐसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के अवयव क्या हो जाए, समान हो जाए, क्या कहलाएगा, अदिश अवयव कहलाएगा। इसके बाद देखिए तत्समक अवयव पढ़ना है। तत्समक यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक अवयव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तत्समक अवयव क्या होता है, एक ऐसा अवयव या ये कह सकते हैं एक ऐसा अदिश अवयव जिसके विकर्ण के जो अवयव हों वो सभी अवयव क्या हो जाए, 1 हो जाए, विकर्ण के सभी अवयव 1 हो जाएं और शेष सभी अवयव क्या हों, 0 हों, तो वो अवयव क्या कहलाएगा, तत्समक अवयव। जैसे a इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, सॉरी इसको तत्समक अवयव को I से लिखते हैं, कैपिटल I से, और कैपिटल I क्या होगा, विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव 0 हो तथा विकर्ण क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो ये अवयव क्या कहलाएगा, तत्समक अवयव कहलाएगा। एक ऐसा अवयव जिसमें विकर्ण वाले एलिमेंट क्या हो, 1 हो और शेष सभी अवयव क्या हो जाए, 0 हो जाए, वो अवयव क्या कहलाएगा, हमारा तत्समक अवयव कहलाएगा। और यहाँ पे देखिएगा ये 3x3 का क्या है, तत्समक अवयव या 3 कोटि का, इसको बोलेंगे 3x3 या कोटि 3 का वर्ग अवयव है, सॉरी विकर्ण तत्समक अवयव है, सॉरी यहाँ पे कोटि 3 का ये तत्समक अवयव है, कोटि 3 का तत्समक अवयव है। अगर हमको 2x2 का लिखना है मान लीजिए, तो यह आ जाएगा क्या, 1 0 0 1, कहीं I लिखा हुआ है और I को देना लिखना है किस प्रकार से, 2x2 का, तो वो क्या हो जाएगा, 1 0 0 1 हो जाएगा। कहीं I को लिखना है मान लीजिए 1x1 का, तो वो एलिमेंट क्या हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा, 1x1 का क्या आएगा, ये 1 हो जाएगा। 4x4 में क्या होगा, ये सारे एलिमेंट 1 होते चले जाएंगे, बाकी सभी एलिमेंट क्या हो जाएंगे, डायगोनल एलिमेंट जो आएंगे वो 1 हो जाएंगे और से सभी एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका तत्समक अवयव। उसके बाद हमको पढ़ना है शून्य अवयव। चलिए देख, इसके बाद हमको देखना है 7 नंबर शून्य अवयव। शून्य अवयव क्या होता है, एक ऐसा अवयव जिसकी सभी प्रविष्टियां क्या हो जाएं, 0 हो जाएं, सभी अवयव क्या हो जाएं, 0 हो जाएं, वो शून्य अवयव कहलाएगा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जैसे a इक्वल टू मान लीजिए लिखा हुआ है 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये क्या कहलाएगा, शून्य अवयव कहलाएगा। इसको बोलेंगे शून्य अवयव। एक ऐसा अवयव जिसकी सभी प्रविष्टियां क्या हो जाएं, 0 हो जाएं। कभी कभी शून्य अवयव को ऐसे O से लिख देते हैं कलर करके, तो भी ध्यान रखिएगा, ये क्या है, हमारा शून्य अवयव दिया गया है। ऐसा अवयव जिसकी सभी प्रविष्टियां क्या हो जाएं, 0 हो जाएं, क्या कहलाएगा, शून्य अवयव कहलाएगा। अवयवों की समानता, इसके बाद देखते हैं अवयवों की समानता। मान लीजिए 2 अवयव दिए गए हैं A और B, A और B 2 अवयव दिए गए हैं, तो ये दोनों अवयव समान कब होंगे। सबसे पहली शर्त क्या है, सबसे पहली शर्त तो यह है कि A का, यहाँ पे A का जो कोटि दी गई हो, अवयव A की जो कोटि हो वो कोटि अवयव B की भी होनी चाहिए, मतलब अवयव A और B की कोटियां बराबर होनी चाहिए। अगर यहाँ पे इसकी कोटि क्या दी गई है, m क्रॉस n की दी गई है, तो इस B की कोटि भी क्या होनी चाहिए, m क्रॉस n की होनी चाहिए, दोनों की कोटियां समान होनी चाहिए। यहाँ पे अगर कोई मैट्रिक्स दिया गया है A और B, तो उनकी कोटियां क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, मतलब वो आर्डर उनका समान होना चाहिए, वो समान आर्डर के होने चाहिए। और दूसरी बात, A के जो अवयव हों, इसके अवयव और इसके साथ इसके जो संगत अवयव हों, वो दोनों बराबर होने चाहिए। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए A इक्वल टू लिखा हुआ है क्या, 1 2 2 3, ये लिखा हुआ है, और B इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 1 2 2 और 3, ये लिखा हुआ है, A इक्वल टू और B इक्वल टू। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो ऑर्डर चेक करेंगे, तो ये 2x2 का है और ये भी क्या है, 2x2 का है। अब संगत अवयव A और B के संगत अवयव देखते हैं। A 1 1 वाला अवयव देखिए, तो यहाँ भी 1 है,
यहाँ भी 1 है। A12 वाला अवयव देखिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। A21 वाला अवयव देखिए दोनों समान है, और A22 वाला अवयव देखिए क्या है, ये भी समान है। मतलब संगत अवयव भी समान है तथा ये समान कोटि के भी हैं, इसलिए ये जो आव्यूह दिया गया है, ये आव्यूह क्या हो जाएंगे, दोनों समान आव्यूह हो जाएंगे। इनको बोलेंगे कि A और B क्या है, समान आव्यूह हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अवयवों की समानता के लिए 2 कंडीशन, एक तो उन्हें समान कोटि का होना चाहिए, और संगत अवयव भी क्या होने चाहिए, बराबर है। नहीं कि कोटियां समान हो तो अवयव समान हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिख देते हैं, मान लीजिए लिखा हुआ है 1 2 3 2, एलिमेंट भी देखिए लगभग बराबर ही मिलेंगे। B इक्वल टू मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया हमने 3 2, और यहाँ लिख दिया क्या 1 2। आप चेक कर लीजिए, आप अवयव की कोटियां दोनों की क्या है, समान है। 2 क्रॉस 2 का अवयव यहाँ पे अवयव दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या है 1, A11 वाला एलिमेंट क्या है 1, और A11 वाला एलिमेंट यहाँ पे क्या है 3 है। इसलिए A और B जो है वो कभी समान नहीं होंगे। यहाँ पे इनको समान होने के लिए इनकी कोटियां समान होनी चाहिए तथा संगत अवयव क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तब 2 अवयव क्या कहलाएंगे, समान अवयव कहलाएंगे, यदि उनकी कोटियां और संगत अवयव क्या हो, समान हो। आज के लिए इतना ही।